दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप चैनल प्रश्नों की श्रृंखला में कल 736 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे 737 प्रश्न से। जो पीडीएफ दी गई उन्हें आप पढ़े होंगे अच्छे से और उम्मीद भी करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे 737 नंबर प्रश्न से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी प्रश्न पूछे जाए, जैसे आपसे कुछ प्रश्न कल पूछे गए थे वीडियो में लेकिन किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, तो रिप्लाई देना ज़रूरी है और ग्रुप में ही बताएं। हमें पर्सनल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि ब्लॉक मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉक भी है, रेगुर भी है, मतलब काली। ब्लॉक मतलब गलत हो गया, ये ब्लैक मिट्टी मतलब काली मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, काली मिट्टी की बात हो रही है। काली मिट्टी के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, चूंकि ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है इसलिए इसको ब्लैक कॉटन मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, कपास के लिए अच्छी मानी जाती है इसलिए इसको ब्लैक कॉटन मिट्टी कहते हैं। नमी धारण की सही बात है, नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, बात सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसी मिट्टी के पोषक तत्वों में समृद्ध है। ठीक है, समृद्ध का मतलब है कि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं ये सब। ठीक, जब पहली बौछार के तुरंत बाद या प्री मानसून अवधि के दौरान जब तक गीला ना हो जाए तो ये मिट्टी चिपचिपी होती है और काम करने में मुश्किल होती है। फिर मतलब सूखने पे तो ये बिल्कुल भुरभुरी रहती है, लेकिन जब गीली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है और जुताई उताई करने में दिक्कत होती है फिर इसमें। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। इनके कुछ नाम है ब्लैक अर्थ के। क्या नाम है? इनको ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है, ब्लैक अर्थ चरनोजम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके नाम ध्यान रखना है। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहा जाता है, ब्लैक अर्थ चरनोजम कहा जाता है, ब्लैक अर्थ कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए चारों स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर। देखिए क्या है, देखिए यह मिट्टी काले रंग की होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चूंकि ये मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है इसलिए ब्लैक कॉटन कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी दक्कन के पठार में फैले दक्कन ट्रैप मतलब बेसाल्ट क्षेत्र की विशिष्ट है ये। ठीक है, और यह लावा प्रवाह से बना है, बेहद मिट्टी के सामान से बने होते हैं, नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध होती है। मिट्टी के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना, इन सब से भरपूर होती है। ये मिट्टी आमतौर पर फॉस्फोरिक सामग्री में खराब होती बस। ठीक है, गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित करते हैं। आप देखे होंगे कहीं कहीं पर दरार पड़ जाती तो वो काली मिट्टी का है, जो मिट्टी के उचित वातन में कम मदद करता है। ठीक है, ये मिट्टी गीली होती, जब गीली और मुश्किल होती तब तक पिछली बौछार के तुरंत बाद या प्री मानसून अवधि के दौरान काम न किए जाए। ठीक है, तो भीगने पे क्या कठोर हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, तो इसमें काम करना मुश्किल होता है, जुताई करना मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन पूछा गया जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि तटीय क्षेत्रों में लहर की कार्रवाई के कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, बात सही है। अपरिपक्व हैं ये। ठीक है, उनकी हाल की उत्पत्ति के कारण ये कमज़ोर प्रोफाइल होती है। ठीक है, पोटाश, फास्फोरिक एसिड और क्षारीय का अनुपात इसमें पर्याप्त होता है। इसके तीनों स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए क्या है कि मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई गाद के कारण जमते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी क्षेत्रों। ठीक, तटीय क्षेत्रों में लहर की कार्रवाई के कारण लहरें जब काम करती हैं
तो वैसे उससे भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। वह अपरिपक्व होते हैं, उनकी हाल की उत्पत्ति क्या है, कमजोर प्रोफाइल इनका होता है। अधिकांश मिट्टी कैसी होती है, सैंडी बालू टाइप की, और मिट्टी की असामान्य ये नहीं है। इन मिट्टी को लगातार आवर्ती बाढ़ के द्वारा फिर से भरा जाता है, मतलब जो बाढ़ आती रहती है उससे भरा जाता है। नाइट्रोजन का अनुपात आमतौर पर कम ही होता है, नाइट्रोजन इसमें कम पाया जाता है, लेकिन पोटाश, फास्फोरिक एसिड और क्षारीय का अनुपात इसमें पर्याप्त होता है। ठीक है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट, मैंग्रोव दुनिया भर में उष्णकटिबंध और उप प्रकार में होते हैं। ठीक है, मतलब मैंग्रोव क्या है, उष्णकटिबंध होते हैं और इनके कई सारे उप प्रकार भी होते हैं। ये 25 नॉर्थ से 25 साउथ के बीच अक्षांशों में पाए जाते हैं। सही है। मैंग्रोव के क्षेत्र में क्या है, तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा ये है कि मैंग्रोव के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रजातियों की विविधता होती, क्योंकि यह स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों का जंक्शन कहलाता है। जंक्शन होता है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो पर्यावरणीय विविधता में प्रजातियों की विविधता यहाँ पाई जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए व्याख्या है। मैंग्रोव खारे पानी के विसर्जन और तरंग क्रिया से निपटने के लिए एक जटिल नमक स्पंदन प्रणाली और जटिल जल प्रणाली है। तटों पर लगाया जाता है, तटों को कटने से बचाने के लिए। ठीक, मैंग्रोव दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उप प्रकारों में है, मुख्यतः 25 से 25 के बीच, 25 नॉर्थ से 25 साउथ। और अपनी जड़ों के माध्यम से खारे पानी को छानने के लिए उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है इनको, इसलिए मैंग्रोव केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय पानी तक ही सीमित होते हैं। ठीक, पारिस्थितिक रूप से विभिन्न प्रकार के स्थलीय और समुद्री जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रजातियों की विविधता है, क्योंकि यह स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों का जंक्शन है। उनके पास बहुत अधिक नमक सहनशीलता और इसलिए कुछ प्रजातियों को इस परिवेश की आवश्यकता हो जो मैंग्रोव पर भी पनपती हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसीलिए सही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, खादर और बांगर क्या है, खादर और बांगर के बारे में बताना है। देखिए, खादर और बांगर दोनों प्रकार की मिट्टी में ठोस पदार्थ होते हैं, तो बात सही है, ठोस पदार्थ होते ही है। दूसरा है बांगर पुराना जलोढ़, खादर नया जलोढ़, ये भी बात सही है। तो सही जब दोनों है तो सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर क्या हुआ, सी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी, सी इसका सही उत्तर। व्याख्या देखते हैं क्या है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी रेतीले दोमट से मिट्टी तक प्रकृति में भिन्न होती है, आमतौर पर पोटाश में समृद्ध होती है। ध्यान रखना, फॉस्फोरस में कमी रहती है, मतलब फॉस्फोरस कम रहता है, पोटाश ज़्यादा रहता है इसमें। ऊपरी और मध्य गंगा मैदान में दो अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है, अर्थात खादर और बांगर। कहाँ पे हुआ है, ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में। खादर नया जलोढ़ प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आती रहती है, जो महीन सिल्ट जमा करके मिट्टी को समृद्ध बना देता है। ठीक, बांगर जो है पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना थोड़ा सा। खादर और बांगर दोनों प्रकार की मिट्टी में कैलकेरियास कंसेंट मतलब कंकर है। ये मिट्टी निचले गंगा मध्य मैदान ब्रह्मपुत्र घाटी में अधिक दोमट और मिट्टी की है। रेत की सामग्री पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। जो रेत की सामग्री होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए सही हो गया, दूसरा भी सही है, तो इसलिए सही उत्तर सी हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सी विधि मृदा संरक्षण में मदद करती है, हमें ये बताना है कि कौन सी विधि है जो मृदा संरक्षण में मदद करेगी। तो देखिए, कंटूर खेती भी होती है, फसल का चक्रीकरण और मल्चिंग, ये तीनों हैं जिनके द्वारा मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सी इसका सही उत्तर हो गया। अब कंटूर खेती क्या है देखते हैं। खेती को पानी के प्रवाह को कम करने के लिए वैकल्पिक फरों और लकीरों से तैयार किया जाता है। ठीक है, खेतों को पानी के प्रवाह को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, और समान स्तर पर पुलों को समुच्च के रूप में जाना जाता है। ढलान पर हालांकि इस प्रकार की खेती को सीढ़ी के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सीढ़ीदार खेती जो होती वही है कंटूर खेती। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट था फसल का चक्रीकरण। यह मिट्टी की हानि को कम करता है और भूमि की उत्पादकता को संरक्षित करता है। ठीक है,
मल्चिंग क्या है? यह हवा के साथ साथ विस्फोट अपरदन के लिए भी प्रभावी है। मक्के के डंठल, कपास के डंठल आदि के जैसे कुछ पौधों का उपयोग मल्च मतलब डंठल द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक परत होती है। तो ध्यान ये भी रखना कि मल्च का मतलब क्या होता है? डंठल के द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक परत है। मुल्तानी मिट्टी की नमी के वाष्पीकरण को कम करते हैं और मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों के अलावा मिट्टी की नमी मात्रा में वृद्धि भी करते हैं। तो ये हुआ मल्चिंग के बारे में, ठीक ना? तो ध्यान रखना है एक एक शब्द। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही, ठीक है? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि तराई दलदली भूमि के साथ दलदली तराई, मतलब जो तराई भूमि है वो दलदली है, दलदली क्षेत्र है, तो बात सही है, ठीक है? जो तराई क्षेत्र वो क्या है? दलदली क्षेत्र है। तराई मिट्टी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होती है तथा फॉस्फेट में कमी होती है, ठीक है? क्या होता है? तराई मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है लेकिन फॉस्फेट की इसमें कमी पाई जाती है, तो ये भी बात सही है। अगला स्टेटमेंट है कि ये मिट्टी आमतौर पर लंबी घास जंगलों से ढकी होती है लेकिन गेहूं, चावल, गन्ना, जूट जैसी कई फसलों के लिए यहाँ उपयुक्त तो होती है, ठीक है? तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इस हिसाब से इस डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते क्या है। देखिए, तराई दलदली भूमि है, ठीक है? तराई मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट की कमी होती है। मिट्टी आमतौर पर लंबी घास जंगलों से ढकी होती है लेकिन यहाँ पे चावल, गन्ना, जूट जैसी कई फसलें उगाई जाती हैं, गेहूँ भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है? तो तीनों स्टेटमेंट इस हिसाब से सही। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। एल्यूमिनियम के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो एल्यूमिनियम, पहला स्टेटमेंट है कि एल्यूमिनियम का उत्पादन कच्चे माल बॉक्साइट से शुरू होता है। एल्यूमिनियम का उत्पादन जो है बॉक्साइट के रूप में शुरू किया जाता है, मतलब बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का कच्चा माल होता है, ठीक? दूसरा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 अलग अलग कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिजली और कार्बन, ये 3 चीजें इसमें जरूरी होती हैं, ठीक? तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि एल्यूमिनियम को इसकी नमनीय प्रकृति के लिए जाना जाता है। एल्यूमिनियम को इसकी नमनीय प्रकृति के लिए जाना जाता है और इसे 100% दक्षता के साथ बार बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। पुनर्नवीनीकरण इसका हो सकता है, तो इसका तीनों स्टेटमेंट जब सही है तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है? चलिए डी इसका सही उत्तर है, हाँ डी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते क्या है कि एल्यूमिनियम का उत्पादन कच्चे माल बॉक्साइट से शुरू होता है, भूमध्य रेखा के चारों ओर एक बेल्ट में पाया जाने वाला मिट्टी जैसा एक तत्व होता है, ठीक है? क्या? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 अलग अलग कच्चे माल की आवश्यकता, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बिजली, कार्बन, मतलब वही स्टेटमेंट को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बस। एल्यूमिनियम को इसकी नमनीय प्रकृति के लिए जाना जाता है, इसमें 100% दक्षता के साथ बार बार पुनर्नवीनीकरण इसका किया भी जा सकता है, तो तीनों स्टेटमेंट इस तरीके से सही रहे, ठीक है? अगला प्रश्न है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, तो इसका कारण क्या है हमें ये बताना है, ठीक है? तो देखिए, मध्यम ढाल है, चाय के लिए क्या चाहिए भाई? मध्यम ढाल चाहिए। उच्च कार्बनिक सामग्री के साथ मोटी मिट्टी का आवरण भी इसमें चाहिए, इसको चाहिए होता है, किसको? चाय बागानों को, ठीक? साल भर अच्छी तरह से वितरित वर्षा भी जरूरी होती है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। थोड़ी बहुत सर्दी की भी जरूरत होती है क्या? तो हम आपको बताएं तो पाला रहित मौसम जरूरी होता है इनके लिए, ठीक है? पाला नहीं होना चाहिए, तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए है, ठीक है? सिक्किम, दार्जिलिंग, हिमालय भौतिक परिस्थितियां जो हैं वो मध्यम ढलान है, उच्च कार्बनिक पदार्थों के साथ मोटी मिट्टी का आवरण भी है, अच्छी तरह से वर्ष भर वितरित वर्षा, हल्की सर्दी ये होती चाय के बागानों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है? तो ये चीज़
ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक फैक्ट कि लवणीय मृदा इनके लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पाई जाने निम्न में से कौन सी मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में खराब स्थिति में है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है इनमें बहुत कम पाया जाता है, वो मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, तो बता दें। देखिए, लाल और पीली मिट्टी तो है, काली मिट्टी भी है, लेटराइट मिट्टी भी है। ठीक है, तो लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये तीनों में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसका सही उत्तर 1, 2, 3 सही है, चौथा नहीं सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है, महेंद्र आने वाली लाल पीली मिट्टी सामान्य रूप से उपजाऊ होती है, जबकि सूखे ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। पाई जाने वाली मिट्टी अनाज वाली मिट्टी उर्वरता में खराब होती है। ठीक है, आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस में खराब स्थिति होती है। रासायनिक रूप से काली मिट्टी चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में समृद्ध। किसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में समृद्ध है। इसमें पोटाश भी होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन पदार्थों की कमी होती है। मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर धूसर तक होता है। ध्यान रखना है, जो मिट्टी है वो गहरे काले से लेकर धूसर तक होता है। लेटराइट मिट्टी की ह्यूमस सामग्री बैक्टीरिया द्वारा तेजी से हटा दी जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो लेटराइट मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो बैक्टीरिया द्वारा तेजी से हटा दिया जाता है। उच्च तापमान में अच्छी तरह से पनपती हैं ये। और ये मिट्टी कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम में खराब होते हैं, लेकिन लौह ऑक्साइड और पोटाश में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है। स्टेटमेंट गलत देखना हमें। तो गलत स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए, उच्च तापमान और भारी वर्षा की स्थितियों में वैकल्पिक गीले सूखे समय के साथ रहते हैं ये। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा है इनकरेक्ट पूछा गया है, उच्च तापमान भारी वर्षा की स्थितियों में वैकल्पिक गीले सूखे समय साथ बनते हैं। ठीक है, हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, वो बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड से समृद्ध भी होते हैं। लेटराइट मिट्टी के बारे में बता रहे हैं, बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड से समृद्ध भी होते हैं। ये उपजाऊ हैं, चाय, कॉफी, रबर जैसी रोपण फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सी वाला गलत है। डी है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के शिखर पर ये पाए जाते हैं। तो काजू, टेपियोका टेपियोका की खेती होती है ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना लेटराइट मिट्टी। ठीक है ना, तो इसका सी सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था यहाँ पे। तो गलत क्या है, सी है, सी इसका सही उत्तर है। हाँ, अब देखिए, लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान भारी वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक गीली शुष्क अवधि के साथ बनती भी है। भारी वर्षा से मिट्टी की लीचिंग होती है, पानी से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, कोई बढ़ावा मिलता है, जिससे चूना सिलिका को लीच किया जाता है और लोहे, एल्यूमिनियम यौगिकों के ऑक्साइड में समृद्ध मिट्टी पीछे रह जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के शिखरों पर ये पाए जाते हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न है, एराविकुलम नेशनल पार्क समाचार में था, वो कहाँ है, तो हम बता दें केरल में है। आपको भी पता होगा कि एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, क्यों ये समाचार में आया। देखते हैं, हाल ही में केरल वन विभाग के 6 कर्मचारी क्या हुआ, इडुक्की भूस्खलन में मारे गए थे। इसलिए चर्चा में आया ये एराविकुलम नेशनल पार्क, क्योंकि इस समय केरल वन विभाग के 6 कर्मचारी इडुक्की भूस्खलन में मारे गए। और कर्मचारी 3 दशकों से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में लुप्तप्राय, किसके लिए, 3 दशकों से एराविकुलम नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में लुप्तप्राय नीलगिरी तहर के संरक्षण में लगे हुए थे वो 6 लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए है, एक नंबर स्टेटमेंट क्या है भाई, कि यह 10 से 20 वर्ष
2020 से 30 की अवधि के लिए चिन्हित क्षेत्रों में एक निवेश योजना है। तो सही है या फिर गलत है? ठीक है, देखिए इसका डी, इसका पहला तो गलत है, पहला तो गलत ही है। ठीक है, दूसरा है वित्त पोषण केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से 50-50 किया जाता है। लगभग सब में इतना ऐसा रेशियो नहीं रहा है किसी में कि 50-50 का होगा। हाँ, 70-30 या 60-40 90-10 इस तरीके से रहे हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हो गए। दोनों स्टेटमेंट जब गलत हो गए और पूछा गया सही कौन सा है, तो इसमें डी बता सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि डी इसका सही उत्तर है। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है भाई? यह केंद्र सरकार के द्वारा 20 से 25 के से 5 साल की अवधि के लिए चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अनावरण एक योजना है। क्या नाम है? राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। तो पाइपलाइन का नाम सुन के कुछ और इधर उधर नहीं करना। ठीक, 1.4 ट्रिलियन डॉलर NIP को आवंटित किए गए हैं। किसको? नेशनल राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को। 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा ये। और वित्त पोषण, ध्यान रखना क्या क्या फायदे होंगे इसके, ये भी ध्यान रखना है। वित्त पोषण केंद्र राज्य और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से 39-39-22 के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भाई कि संविधान की अनुसूची है 7वीं अनुसूची, हमने बताया ना, इसको बोलते हैं 5। इसके आगे हम जोड़ देंगे 6, 7, 8। इसके पीछे अगर जोड़ दें तब ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये तो नहीं, ये अगर जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है, ध्यान रखना इसका। चलिए, तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का हिस्सा है। समवर्ती सूची का हिस्सा भाई, तो इसमें देखिए क्या है। देखिए पहली बात तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, ड्रग्स और जहर, मतलब जो दवाएं होती हैं वो क्या है, वो भी समवर्ती सूची में है। तो पहला और चौथा तो कंफर्म है। जब पहला और चौथा कंफर्म है तो ABC बिल्कुल नहीं हो सकता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? डी है इसका सही उत्तर। हाँ, डी होगा। चलिए देखिए क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता टेस्ट लिस्ट के तहत, ठीक है, शिक्षा, ये तो है ही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता ये सब क्या है? स्टेट लिस्ट है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है स्टेट लिस्ट है, मतलब राज्य सूची के विषय है। ठीक, लेकिन शिक्षा है, दिवालियापन है, दिवाला है, ड्रग्स जहर है, ये सब क्या है? कंस्ट्रक्शन लिस्ट है, मतलब तीसरी वाली समवर्ती सूची में शामिल किए गए इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है सही कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है आदित्य L1 मिशन केवल सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए है। सही है या फिर गलत है? तो देखिए केवल लग गया है तो वैसे ही डाउटफुल है, तो इसका पहला स्टेटमेंट तो गलत कर देते हैं भाई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कोरोना फोटोस्फीयर की तुलना में अधिक गर्म है। ठीक है, तो कोरोना क्या है? ठीक है, तो सूर्य से संबंधित है ये चीज। ठीक है ना, कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं जो इस समय हो रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। सही उत्तर इसका बी हो गया। ठीक है, सही उत्तर क्या है? बी है इसका। हाँ, बी इसका सही उत्तर है। देखते क्या है। आदित्य L1 केवल सौर कोरोना निरीक्षण करने के लिए था। डिस्क मतलब फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली सूर्य की बाहरी परतों को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य की जो बाहरी परत है उसको कोरोना बोलते हैं। इसमें 1,00,000 डिग्री से भी अधिक केल्विन का तापमान होता है। 1,00,000 डिग्री केल्विन से अधिक तापमान होता है, जो लगभग 6,000 केल्विन के सौर डिस्क तापमान से बहुत अधिक। ठीक है, कोरोना इतने उच्च तापमान पर कैसे गर्म होता है, यह अभी भी सौर भौतिकी में एक अनुत्तरित प्रश्न है। मतलब इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है कि ये इतना गर्म क्यों होता है।
ठीक है। अतिरिक्त प्रयोगों के साथ आदित्य L1 नाम है इसका। अब क्या है, ये सूर्य का प्रकाशमंडल नरम और कठोर एक्सरे, क्रोमोस्फियर क्या यूवी, और कोरोना दृश्यमान और NIR, ठीक है, के अवलोकन प्रदान करता। मतलब किसका किसका ध्यान रखना, प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फियर, कोरोना। प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फियर और कोरोना की जांच वो निरीक्षण करेगा, किसके, सौर आदित्य L1, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कोरोनल मल्टी चैनल पोलारीमीटर। कोरोनल मल्टी चैनल पोलारीमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, इसमें सही कौन सा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही है। यह अमेरिका के हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी द्वारा संचालित एक उपकरण है, बात सही है। अमेरिका के हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी के द्वारा संचालित एक उपकरण है। यह माउना लोआ और सौर वेधशाला हवाई में है। ठीक है, माउना लोआ क्या है, ये पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो माउना लोआ हवाई में है। तो माउना लोआ और सौर वेधशाला जो है वो हवाई में स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, सी हो गया। ठीक है, सी हो गया इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। यूएसए के पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन और नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लोगों के नेतृत्व में सौर भौतिकविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्या किया, पहली बार सूर्य के कोरोना या बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को मापा है। ठीक है, टीम ने कोरोनल मल्टी चैनल पोलारीमीटर के उन्नत मापों का प्रयोग किया है और कोरोनल चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए उन्नत डाटा विश्लेषण भी किया इन्होंने। COMP एक उपकरण है जो अमेरिका के हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी के द्वारा संचालित किया जाता है। यह हवाई के बड़े द्वीप पर, ठीक है, उस ज्वालामुखी शिखर के पास माउना लोआ सौर वेधशाला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेटराइट मिट्टी के बारे में बताना हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें सही कथन बताना हमें। पहला स्टेटमेंट है यह मिट्टी उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अभी ऊपर भी हमने लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो प्रश्न दूसरा था, ये प्रश्न दूसरा है। ठीक है, देखिए क्या है, यह मिट्टी उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो बात सही है। उच्च तापमान भी होना चाहिए, उच्च वर्षा भी चाहिए इसको। ह्यूमस इसमें कम होता है क्योंकि अधिकांश सूक्ष्म जीव, विशेष रूप से डिकम्पोजर्स, उच्च तापमान के कारण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बात सही है। दोनों स्टेटमेंट जब सही है तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, सी इसका सही उत्तर है। उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती लेटराइट मिट्टी, यह तेज लीचिंग चूहे या सिलिका मिट्टी से दूर लीच किया जाएगा, चूना या सिलिका मिट्टी से दूर लीच किया जाएगा के कारण भारी बारिश का परिणाम होता है। ठीक है, ह्यूमस सामग्री इसमें कम होती है क्योंकि सूक्ष्मजीव विशेष रूप से डिकम्पोजर जो होते हैं बैक्टीरिया उच्च तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक प्रदान किए जाते हैं तो वे खेती के उपयुक्त होते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक, तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में भी है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। असम का पहाड़ी क्षेत्र भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पीली मिट्टी के बारे में बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए पीली मिट्टी ये आमतौर पर भारी वर्षा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत हो, भारी वर्षा
और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है पीली मिट्टी, तो सही बात है। दूसरा, पीली मिट्टी में वनस्पति का विकास बहुत प्रचलित है, ऐसा कुछ है? गलत है ये, ठीक है। ये मिट्टी प्रकृति में क्षारीय होती है, ये तीसरा स्टेटमेंट सही है इसका, ठीक है। देखिए क्या है ना, ये इसमें जब पानी भरते हैं तो इनमें पीलापन नजर आता है, ठीक है, तो इनको इसलिए पीली मिट्टी कहा जाता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी हो गया। हाँ, देखिए क्या है, आमतौर पर भारी वर्षा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती मिट्टी वनस्पति का विकास बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस एक बड़ी मात्रा जो मिट्टी को क्षारीय बनाती है। ह्यूमस या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हीं के द्वारा यह मिट्टी जो है क्षारीय बनती है। ध्यान रखना कि किसके कारण पीली मिट्टी क्षारीय होती है, तो मृत कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की उच्च मात्रा के कारण। काले रंग के साथ भारी मिट्टी होती है और इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड, ठीक है, तो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि रामसर सूची के भाग के रूप में बनाए रखा गया है इसको, तो सही है या फिर गलत है? बात सही है, ठीक है ना। दूसरा, वर्तमान में भारत के 2 वेटलैंड हैं मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में, कौन कौन से? एक तो केवलादेव है, 2 ही हैं, केवलादेव, और दूसरी लोकतक झील। लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर। और केवलादेव राजस्थान में है। अच्छा, लोकतक झील प्रसिद्ध क्यों है? डांसिंग बियर के लिए, शंघाई हिरण जिसको बोलते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे फुमडी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लोकतक झील ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है हमारा, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि चिल्का झील जो उड़ीसा में थी है, उसको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था पहले, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसको 93 में शामिल किया गया था, ठीक है। और कब नहीं हटाया गया है? 2013 में, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सी इसका सही उत्तर है। देखिए, रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड वेटलैंड साइटों की एक सूची जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची में है, जहां पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हों या हो रहे हैं, मतलब जहां पे परिवर्तन हो गया है या फिर हो रहा है, या फिर तकनीकी विकास, प्रदूषण, अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की यहाँ पे संभावना होगी, उनको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है, ठीक। रामसर सूची के भाग के रूप में इसको बनाया गया है। वर्तमान में 2 हैं, एक केवलादेव और लोकतक झील, ठीक। चिल्का को भी पहले शामिल किया गया था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, वेटलैंड्स जो होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? एक मैन मेड होता है और दूसरा नेचुरल होता है, ठीक है। अब मैन मेड क्या होगा? जैसे किसी फैक्ट्री का कूड़ा कचरा बाहर जहाँ पे कहीं निकाल के डाला जाए, ठीक है, वहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाए, तो मैन मेड हो जाएगा। नेचुरल क्या होगा कि नेचुरल वहाँ पे बारिश से बारिश मतलब जो सीजनल होता है या परमानेंटली वहाँ जहाँ पे पानी भरा रहे, वो प्राकृतिक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल के वर्षों में भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में चीनी मिलों को स्थानांतरित करने ध्यान केंद्रित प्रवृत्ति का कारण क्या रहा? ठीक है, हमने सुना है कि पहले उत्तरी भारत में चीनी मिलें बहुत सारी थी, और पहली चीनी मिल कहाँ खोली गई थी? प्रतापपुर में। अब प्रतापपुर कहाँ है?
बलिया, ठीक है, प्रतापपुर है बलिया में, पहली चीनी मिल यहीं खुली। तो ऐसा कौन सा कारण है चीनी मिलों को दक्षिण भारत में या दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थानांतरित किया गया, मतलब दक्षिण भारत में, ठीक है। तो अब उसके हमें कारण बताने हैं। तो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, प्राद्वीपीय भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो गन्ने की फसल को सूट करती है, मतलब उसको पसंद है वो मौसम, जलवायु, इसलिए दक्षिण में अधिक उपज होती है, बात सही है, ठीक। दूसरा है सुक्रोज सामग्री जो होती है दक्षिणी भाग के गन्ने में अधिक होती है, ये भी बात सही है। क्रशिंग सीजन भी यहाँ पे उत्तरी भारत की तुलना में ज़्यादा होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। लंबा पेराई का, क्रशिंग मतलब पेराई का मौसम, पेराई का सीजन जो होता है यहाँ पे गन्ने का लंबा होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सी इसका सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है, गन्ने की फसल सूट कर रही है, अधिक उपज यहाँ होती है, ठीक। सुक्रोज यहाँ ज़्यादा मिलता है, क्रशिंग भी यहाँ पे लंबा होता है 7-8 महीने का, सहकारिता भी बेहतर ढंग से प्रभावित करती है। दक्षिण में अधिकांश मिलें नहीं है, इसलिए उनके पास आधुनिक मशीनरी भी है, तो ध्यान रखना है, ये भी चीज़ उस पर प्रभाव डाल रही है, आधुनिक मशीनें हैं, ठीक है, सहकारिता भी वहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कोयले के बारे में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कथन सही पूछा गया, सही पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये है कोयले के बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि एंथ्रासाइट कोयला में लगभग 90% कार्बन सामग्री और बहुत कम धुआं राख सामग्री होती है, बात सही है या फिर गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि एंथ्रासाइट जो कोयला है इसमें 90% कार्बन पाया जाता है, इसमें कम धुआं भी होता है और राख भी है इसमें कम पाई जाती है, मतलब ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक। दूसरा क्या है, लिग्नाइट को भूरे कोयले के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बात सही है। तीसरा है बिटुमिनस भारत में सबसे आम है, इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है, बात सही है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ठीक है। तो इनके प्रकार कैसे हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और पीट, एक और है लिग्नाइट, लिग्नाइट है ना। चलिए तो तीनों स्टेटमेंट जब सही हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बिटुमिनस भारत में सबसे आम है और इसका उपयोग कोक बनाने में भी किया जाता है, बिटुमिनस, ठीक है, हाँ, इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर सी हो गया। देखते हैं क्या है, एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता होती है 80 से 95% तक, ध्यान रखना लगभग 90% बोला गया था, तो सही बात है 80 से 95। यह नीली लौ के साथ जलता है धीरे धीरे, नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, इसका उच्चतम कैलोरी मान है, जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, अगर ऑप्शन आए जम्मू कश्मीर तो ये मत सोचना कि जम्मू कश्मीर में कैसे पाया जाएगा, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लिग्नाइट अक्सर भूरे रंग का होता है, इसमें 40 से 55% कार्बन होता है, मध्यवर्ती चरण का होता है जो कोयले में वुडी पदार्थ के परिवर्तन के दौरान होता है, इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है, अधिक होती है नमी की मात्रा, इसलिए यह जलने पर धुआं भी देता है। किसमें नमी होती है, लिग्नाइट वाले में, और जलने पर यह धुआं भी देता है। यह राजस्थान में मिलता है, लखीमपुर उत्तर प्रदेश का नहीं, ये आसाम का लखीमपुर है, और तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा है बिटुमिनस में 60 से 80% तक कार्बन पाया जाता है, नमी के स्तर को कम करता है ये, इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है, इसका उच्च कैलोरी मूल्य होता है, झारखंड में पाया जाता है
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कहाँ कौन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है इनको। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ऊपर बताया गया है किसी, ये नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये जो 4 बोले गए हैं इनमें से, इन चारों में से किसी एक के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अब हमें पहले पढ़ना है फिर बताना कौन किसके बारे में ये बताया गया हमें। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इस प्रकार के वन 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान होता है यहाँ पे। 60 से 70% की औसत सापेक्ष आर्द्रता होती है यहाँ पे। और इस प्रकार के जंगल जो हैं उड़ीसा में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो अब ये बताना है कि इनमें से पहचान करना में किस प्रकार की वनस्पति के बारे में ये बताया जा रहा है। तो किसके बारे में बताया जाए, भूमध्यसागरी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो इन चारों में से किसके बारे में बताया गया भाई, तो देखिए ये बताया गया है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 27 डिग्री तापमान, 60 से 70% तक आर्द्रता होनी चाहिए, और ये जंगल ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। डी इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या नहीं दी गई क्योंकि ऊपर ही पूरी व्याख्या दे दी गई है। चलिए, ये ब्रिटिश प्रकार की जलवायु के बारे में बताना है, इनके विचार करके कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत, कौन सा कथन गलत है इसमें, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की जलवायु की प्राकृतिक वनस्पति पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन है जो शीत ऋतु और हिमपात से खुद को बचाने के लिए ठंड के मौसम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश प्रकार की जलवायु है ये पर्णपाती वन होते हैं, ये शीत ऋतु और हिमपात से खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएगी, ब्रिटिश कोलंबिया में। ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय क्षेत्रों में ये वाली जलवायु पाई जाती है, कहाँ, वो भी उत्तरी अमेरिका की, ठीक है, क्षेत्र में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, दोनों ही सही है, लेकिन इसका सही उत्तर डी होगा, तब ना तो पहला ना तो दूसरा सही, गलत है, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। यह जलवायु नम पर्णपाती वन है, शीत ऋतु हिमपात से खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित है ये, ठीक है, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इसमें मिलान करना हमें, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना भी है, इन दोनों को एक दूसरे से मिलाना है हमें, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, अखरोट। अखरोट कैसी वनस्पति है, हिमालयन, ठीक है, हिमालयन नम वनस्पति है। वृक्ष कैसी है, अल्पाइन है, ठीक है। अल्पाइन क्षेत्र पाए जाते हैं ना हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, और भी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। फिर शीशम। शीशम कहाँ पाए जाएंगे, सदाबहार वृक्ष तो है नहीं, ये है नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, शीशम है क्योंकि पत्तियों को झाड़ देते हैं, तो ध्यान रखना है। आबनूस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी हो गया, बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति क्या है, बिलासी है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो बड़ी मतलब हरी भरी रहती है, उसका रीजन क्या है, इसमें विलासी प्रवृत्ति होती है, मतलब बहुत हरा भरा रहता है, उसमें हरियाली दिखती है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि मौसमी परिवर्तन जो पोषक तत्वों के अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है, बात सही है, ठीक है ना, कि गलत है, मौसमी परिवर्तन जो पोषक तत्वों के अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है,
ठीक है, गलत हो गया। दूसरा है पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु पाई जाती है, तो ये बात तो सही है, पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु पाई जाएगी। उपजाऊ मिट्टी सही है या फिर गलत है? उपजाऊ मिट्टी से कोई वो नहीं है। तेजी से पोषक तत्व साइकिल चला, मतलब ये चक्र जो चलता रहता है, ठीक है ना, यही चक्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो तेजी जो पोषक तत्व होते हैं उनका ये चक्र चलता रहता है। तो देखिए दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो सही पूछा गया कौन सा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि दूसरा और चौथा ही सही है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो गया। वही चीज़ें हैं ये व्याख्या में भी। वर्षावनों में मिट्टी बहुत खराब होती है, अत्यधिक अम्लीय होती है, खनिजों पोषक तत्वों में कमी हो आती है, वनों की शानदार वनस्पति की कुंजी वर्षावन के तेजी से पोषक चक्र में निहित तो होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या क्या है, मिट्टी बहुत खराब होती है, ये अत्यधिक क्षारीय होती है, यहाँ पे खनिज और पोषक तत्वों की भी कमी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? अब देखते हैं कौन सा कथन सही है। भारत में कोयला गोंडवाना और तृतीयक जमा में दो मुख्य भूवैज्ञानिक युगों की रॉक श्रृंखला में पाया जाता है, तो सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है, गोंडवाना में कोयला पाया जाता है, तृतीयक जमा में भी तृतीयक। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित हैं। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जो है दामोदर घाटी में स्थित हैं, तो ये भी बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट, तृतीयक कोयले में क्या है कि कार्बन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब बहुत कम होगी, वही लिग्नाइट पीट टाइप के कोयले रहेंगे वो। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट जब सही, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सही पूछा गया था तो हमें सही बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया, डी इसका सही उत्तर हो गया। देखिए, भारत में कोयला गोंडवाना और तृतीयक जमा क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना कोयले प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित है, तृतीयक कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसी बारे कि गोदावरी नदी के बारे में बताना है और कौन सा गलत कथन है ये हमें बताना है इसमें। ठीक है ना, अब देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, सही है या फिर गलत है? बात तो सही है, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र जो है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, शिमला हेमावती, शिमशा हेमावती अर्कावती भवानी इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसकी सहायक नदियां हैं क्या? भवानी काबिनी ये सब है ना। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत दिख रहा है, बी वाला। इस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 विकसित किया गया है, गोदावरी में ही। जल निकासी बेसिन ओडिशा तक फैली हुई है। ठीक है, तो गोदावरी, देखिए बी वाला स्टेटमेंट गलत है इसमें। ठीक है ना, बी वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हमें बताना था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, हेमवती काबिनी भवानी ये सब अलग नदियाँ हैं। ठीक है, बहरहाल बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था, तो बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए क्या है, गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। स्रोत कहाँ है? महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? नासिक में। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है तो नासिक में है, और नासिक में एक शिवलिंग है, नाम क्या है उसका? यही नाम है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? किसकी? गोदावरी की। बाण गंगा, कड़वा, ध्यान रखना नाम इनका, बाणगंगा, कड़वा, शिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालिपरु, सबरी। ठीक है, तो क्या क्या है भाई, नाम फिर से देख लेते हैं एक बार। बाणगंगा, कड़वा, शिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालिपरु, सबरी, और इसका अधिकार नसरदी, डरना, प्रवरा, सिंधपना, मंजीरा, मन्नैर और किन्नर सानी, ये सभी नदियां हैं इसकी, ध्यान रखना ये। ठीक है ना, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं ये सभी।
थोड़ा सा याद रखना है इनका नाम, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रश्न इस तरीके से ना पूछ के कुछ और तरीके से घुमा दे कि नसरदी, डरना, प्रवरा, सिंधपना, मंजीरा, किन्नर सनी, या मंजीरा का नाम ना दे, मंजीरा का नाम लगभग याद है, तो मंजीरा का नाम ना देकर मनायर, किन्नर सनी, सिंधपना, प्रवरा, डरना, प्रवरा के भी नंबर नाम ना दे तो नसरदी, डरना, सिंधपना, मनायर और किन्नर सानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये गोदावरी, कावेरी, कृष्णा में से, महानदी में से किसी एक की सहायक नदियां हैं ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखना। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ठीक है। दूसरा चरण विजयवाड़ा से काकीनाडा, राजमुंदरी से गोदावरी तक, पोलावरम तक, गोदावरी नदी पर पोलावरम तक विकसित किया गया है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो NH4 तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला प्रश्न अभी और है। यह नदी देखिए कहाँ कहाँ से होकर बह रही है, कि कौन कौन से राज्यों को कवर करती है ये नदी। तो देखिए सबसे ज़्यादा कवर करती है महाराष्ट्र को, क्योंकि वहीं से निकलती है, ठीक है। दूसरा है फिर तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी 10%, ओडिशा में भी है। 1465 किलोमीटर है लंबी, 1465 किलोमीटर लंबी है ये। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बहती है। उसके बाद कर्नाटक, पुडुचेरी से होते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है विकलांग अधिनियम के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों UNCRPD पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करता है। UNCRPD पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करता है, तो बात सही है। दूसरा है अधिनियम ने क्या किया, उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगता आरक्षण के लिए कोटा 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया और सरकारी नौकरियों में 3 से 4 हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, उसमें 3 से 5, इसमें 3 से 4। किसके किसके लिए? आरक्षण के लिए कोटा रहेगा 3 से 5, लेकिन सरकारी नौकरियों में क्या है 3 से 4 कर दिया गया, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते क्या है। देखिए करंट अफेयर से संबंधित है प्रश्न ये, इसको ध्यान रखना है। अभी ये हाल ही में समाचार में आया था इसलिए ये आ गया। देखिए क्या है इसमें, एक मिनट फिर से देखिए। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की जगह लेता है। ये 2018 विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 जो है किसकी जगह ले रहा? 1995 के अधिनियम की, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन दायित्वों को पूरा करता है, जिसके लिए भारत भी हस्ताक्षर करता है। तो ध्यान रखना UNCRPD पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और इसने जो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 है, इसने विकलांग व्यक्तियों समान अवसर अधिकारों संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की जगह ली है। यह अधिनियम पिछले साल की तुलना में 21 प्रकार की विकलांगता, पहले क्या था 7 थे, अब क्या हो गए 21 हो गए। इसमें बौनापन भी आता है, बोलने नहीं, भाषा की विकलांगता भी आती है, 3 रक्त विकार इसमें शामिल हैं, इस ध्यान रखना है सब। इस अधिनियम ने अधिक समावेशी समाज के लिए उच्च शिक्षण संस्थान, अधिक समावेशी समाज के लिए बात कर रहा है ये वाला अधिनियम कौन सा? 2016 वाला अधिनियम, ठीक। उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगता आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया और सरकारी नौकरियों में 3 से 4 हो गया है। अधिनियम में जिला न्यायालय द्वारा संरक्षकता प्रावधान करने का प्रावधान है, जिसके तहत संयुक्त निर्णय होगा किसका? अभिभावक का और विकलांग व्यक्तियों के बीच, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या होगा? ये संयुक्त निर्णय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार
सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी उन्नति के लिए सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग को नियुक्त किया गया था? आपको भी पता होगा। ली कमीशन है, मंडल कमीशन, एस के धर या फजल अली आयोग, इनमें से कौन सा सही है? तो आपको पता है कि मंडल आयोग है, मंडल आयोग है ना, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो 20 का सही उत्तर हो गया। कब हुआ था? 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ध्यान रखना है, 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। इन्होंने घोषणा की कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उसको केंद्र सरकार की सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा। हमने कल भी इस प्रश्न के इसके बारे में हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना इंदिरा साहनी वाले केस में। इंदिरा साहनी 1992 वाला केस याद रखना। तो उसमें क्या कहा गया कि ठीक है 27% सही है, लेकिन जो आरक्षण वाली लिमिट होगी वो 50% ही रहेगी। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना इसमें। इंदिरा साहनी वाले केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली थी। फिर यह निर्णय 31 दिसंबर 1980 प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक, जनता सरकार थी और 78 से 80 तक बनी थी, ये तो थी। तो उसी समय ये आयोग बनाया गया था। ठीक है, न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। मंडल आयोग द्वारा सिफारिश की गई जिसे 1979 मोरारजी देसाई सरकार के अधीन स्थापित किया गया था और बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन भी किया गया था। ठीक है ना, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, मोरारजी देसाई की सरकार थी, मतलब जनता सरकार थी उस समय। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ओस्लो शांति समझौते से संबंधित है, हमको बताना है ओस्लो शांति जो समझौता है उसके बारे में बताना है, ये किससे संबंधित है। तो देखिए पहला है WIPO द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संधियां ओस्लो से संबंधित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1990 के दशक में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच समझौतों की श्रृंखला पर हस्ताक्षर है। सही है या फिर गलत है? ये सही हो सकता है। ठीक, अगला है बाहरी अंतरिक्ष की खोज और शांतिपूर्ण उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। ओस्लो शांति में शांतिपूर्ण उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत हैं, ये पता नहीं। स्वालबार्ड के आर्कटिक द्वीप समूह पर नॉर्वे की संप्रभुता को मान्यता देना। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट तो गलत है और इसका डी भी गलत है। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया ओस्लो शांति समझौते संबंधित है, तो ये 1990 के दशक वाली कहानी है। ठीक है ना, 1990 के दशक वाली कहानी है जो फिलिस्तीन इजराइल के बीच में समझौता श्रृंखला हुआ था उससे संबंधित है ओस्लो शांति समझौता। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ना ओस्लो, ध्यान रखना इसका। चलिए 20 का सही उत्तर हो गया। देखिए क्या है, 90 के दशक में ओस्लो शांति समझौते ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर में फिलिस्तीनियों को आत्मशासन मतलब खुद का शासन दिया कि भाई ठीक है आप वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में आप शासन चलाइए। ओस्लो समझौता 1990 के दशक में इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच हुए समझौतों की एक श्रृंखला है। 93 को औपचारिक रूप से सिद्धांतों की घोषणा के रूप में जाना जाता है। डीओपी ने क्या किया कि मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए एक समय सारणी की स्थापना की। इसने वेस्ट बैंक में गाजा और जेरिको, दो जगह है ये भी ध्यान रखना, गाजा और जेरिको में अंतरिम फिलिस्तीनी सरकार के लिए योजना बनाई थी। ओस्लो फर्स्ट 93, ओस्लो सेकंड आता है। आधिकारिक तौर पर वेस्ट बैंक और इजराइल फिलिस्तीनी अंतरिम समझौते को वेस्ट बैंक और गाजा 1995 का विस्तार ओस्लो फर्स्ट पर किया गया था। ओस्लो फर्स्ट पर गाजा और वेस्ट बैंक का विस्तार किया गया था, ओस्लो सेकंड में 1995 में। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। ये देखिए कुछ द्वीप समूह हैं, स्वराज द्वीप है, लॉन्ग द्वीप है और शहीद द्वीप, ये कहाँ पे हैं? तो आपको सबको पता होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है ना, देखिए
हाल ही में पीएम मोदी ने क्या किया कि हाल ही में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि से जोड़ता है। बेहतर इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के अलावा सड़क, वायु, पानी के माध्यम से भौतिक संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पे। और सूचीबद्ध द्वीप जैसे स्वराज द्वीप है, लॉन्ग आइलैंड है, शहीद द्वीप हैं, इनके विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थल भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, वन और वन आवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही भाई। वास्तविक वन के आवरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्षेत्र से अलग किया, वास्तविक वन आवरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र से अलग माना जाता है। ठीक है, सही बात है। वन वह क्षेत्र होता है जिसे सरकार ने वन विकास के लिए पहचाना और सीमांकित किया है, ये भी बात सही है। तीसरा है, वास्तविक वन आच्छादन में वृद्धि के बिना वन में वृद्धि हो सकती है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए में ही 1 2 3 दिया गया है, तो ए से हो जाएगा इसका। ठीक है ना, 1 2 3 ए हो जाएगा। देखिए क्या है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण कि वास्तविक वन आवरण के तहत क्षेत्र को वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र से अलग करते हैं। ठीक है, सरकार क्या करती है? वन विकास के लिए पहचान और सीमांकित करती है, भी बात सही। भू राजस्व रिकॉर्ड वन परिभाषा के रूप है, अनुरूप है। वास्तविक वनाच्छादन में वृद्धि के बिना वन में वृद्धि हो सकती है। वास्तविक अगर वनाच्छादन में वृद्धि ना भी की जाए फिर भी वन में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। सकल फसली क्षेत्र और नेट बोया क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें और बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही हो सकता है इसमें। देखिए, सकल फसली क्षेत्र कुल क्षेत्र है जिसे एक बार बोया जाता है और साथ ही एक विशेष वर्ष में एक से अधिक बार भी बोया जा सकता है। सही बात है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक विशेष वर्ग में एक बार बोया गया कुल क्षेत्र होता है, गलत है। ठीक है, सकल फसली क्षेत्र फसलों के साथ बोया जाने वाला क्षेत्र है, लेकिन केवल एक बार ही वो गिना जाता है। सही है या फिर गलत है? गलत है, एक बार ही गिना जाता है, तो इससे भी थोड़ा अंदाजा लगाइए। ठीक है, नेट बोया गया क्षेत्र फसलों के साथ बोए जाने वाले क्षेत्र है, लेकिन केवल एक बार ही गिना जाता है। नेट वाला तो यही सही है, नेट वाला तो सही है भाई। ठीक है, तो 1 और 4 इसका सही है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि 1 और 4 सही है। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। सकल फसली क्षेत्र कुल क्षेत्र जिसे एक बार बोया जाता है, साथ ही एक विशेष वर्ष में एक से अधिक बार भी बोया जा सकता है। जब फसल को जमीन के एक टुकड़े पर 2 बार बोया जाता है तो क्षेत्र को GCA में 2 बार गिना जाएगा। मतलब जमीन का कोई बड़ा है ये वाला, इसमें गेहूं बो दिया गया, फिर उसके बाद इसी में धान भी बैठे, या फिर धान की रोपाई करें या कुछ और भी बो दें, तो क्या है वो GCA के अंतर्गत आएगा, सकल फसली क्षेत्र। नेट बोया गया क्षेत्र फसलों के साथ बोया जाने वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन केवल एक बार ही गिना जाता है। जैसे गेहूं में सरसों बो देते हैं, चने में सरसों, तो हर जगह तो ये क्या है, एक ही बार गिना जाएगा ना। इसका तात्पर्य क्या है, अगर हम सकल फसली क्षेत्र से शुद्ध बोया गया क्षेत्र घटाते हैं, सकल फसली क्षेत्र मतलब GCA में से हम किसको घटाएंगे? नेट बोए गए क्षेत्र से, तो हम क्या पाएंगे? उन क्षेत्रों में जहाँ फसलों की खेती विशेष कृषि वर्ष में एक से अधिक बार की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही है और कौन सा गलत है। देखिए, मिश्रित खेती में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलों को उगाने, पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। बात तो सही है, मिश्रित खेती यही होती है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। हाँ, पहला स्टेटमेंट तो सही है इसका। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट इसका सही हो गया। फसल के समय मौसम और तेज धूप के दौरान गेहूं को मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी बात सही है। कपास को इसके विकास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 365
365 दिन ठंड मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है कपास को। 365 दिन नहीं, 100 से 200 दिन पाला रहित मौसम चाहिए इसके लिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। कॉफ़ी को अच्छी तरह से सूखा, दोमट मिट्टी, कोमल ढलान की आवश्यकता होती है। देखिए, ढलान की आवश्यकता होती है लेकिन कोमल की बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चौथा भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, ए इसका सही उत्तर है। मिश्रित खेती में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलों को उगाने, पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। मिश्रित खेती यही है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में यह प्रचलित। कहाँ कहाँ, यूरोप है, पूर्वी यूएसए है, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित, ठीक। फसल के समय बढ़ते मौसम, तेज धूप के दौरान गेहूं को मध्यम तापमान, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह अच्छी तरह से सूखी दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में गेहूं बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। भारत में इसे सर्दियों में उगाया जाता है। क्या होता है कि धान की रोपाई होने के बाद गेहूं बोया जाता है ना, तो वही बताया जा रहा है इसमें, कुछ और नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बताया गया। कपास को इसके विकास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 दिन चाहिए इसको, ठंड से मुक्त दिन, तेज धूप की आवश्यकता होती है। यह काली जलोढ़ मृदा पर सबसे अच्छी उपज देता है, ठीक है। चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ध्यान रखना, चीन भी है, भारत का तीसरा स्थान है इसमें। यह सूती कपड़ा उद्योग के लिए मुख्य कच्चे माल में से एक है। चाय क्या है, चाय एक पेय फसल है, ठीक है ना। चाय पेय फसल है जो वृक्षारोपण पर उगाई जाती है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए पूरे ठंडी जलवायु और अच्छी तरह से वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु पूरी साल होनी चाहिए और अच्छी वर्षा का वितरण भी होना चाहिए। अच्छी तरह से सूखा दोमट मिट्टी, कोमल ढलानों की इसमें ज़रूरत होती है। और पत्तियों को लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रम की आवश्यकता होती है। पत्तियाँ चुगते हैं ना इसकी, ठीक है, उसीलिए लोगों की आवश्यकता होती है। देखिए, केनिया है, भारत, चीन, श्रीलंका और दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करते हैं। केनिया, भारत, चीन और श्रीलंका जो है सबसे अच्छी फसल का उत्पादन करते हैं। किसका, चाय का। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। भारत में तेल पाम ऑयल की खेती के बारे में बताना है। कौन सा कथन सही है। भारत में सिंचित भूमि पर अधिकांश तेल पाम उगाया जाता है। सही बात है। इस तेल पाम को इसकी उच्च उपज क्षमता के कारण गोल्डन पाम भी कहा जाता है। उच्च उपज क्षमता होती है इसकी, इसलिए इसको गोल्डन पाम कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर हो गया। तेल पाम में धान और गन्ने की तुलना में बहुत कम पानी की खपत होती है। ये भी बात सही है, ठीक है ना। अगला है कि भारत में तेल पाम के फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का योगदान है। ताड़ का पेड़ देखें आप, पाम ऑयल वहीं से आता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, इसलिए इसका चौथा भी स्टेटमेंट सही हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही, इसके डी इसका सही उत्तर है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। मलेशिया, इंडोनेशिया दुनिया के तेल ताड़ के उत्पादन पर हावी बारिश की स्थिति में फसल उगाते हैं। भारत इसे सिंचित भूमि पर उगाता है। भारत में सिंचित भूमि पर अधिकांश तेल पाम उगाया जाता है। यह नुकसान भारत को कम पैदावार के लिए समझौता करने के लिए देखता है, ठीक है। ताड़ के पेड़ के में से खाद्य पाम तेल के साथ साथ पाम कर्नेल तेल का उत्पादन किया जाता है। क्या, पाम कर्नेल तेल का। यह तेल हथेली अपनी उच्च उपज क्षमता के कारण सुनहरी हथेली मतलब गोल्डन, क्या कहा जाता है, गोल्डन पाम कहा जाता है, ठीक। तेल हथेली पानी की आवश्यकता इसमें नहीं है। धान और गेहूं की तुलना में इसमें बहुत कम जरूरत पड़ती है पानी की, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत में ताड़ के फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का योगदान सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद देश में तेल पाम खेती के तहत 2 लाख हेक्टेयर से भी अधिक ज़मीनें हैं, जिसमें से 1.5 लाख करीब एकड़ ज़मीन कहाँ पे है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखिए, भारत में कॉफ़ी की खेती के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। तो इसकी खेती मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक सीमित है, जो पारंपरिक कॉफ़ी ट्रैक्ट बनाती है। बात सही है कि गलत है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल है। ये भी बात सही है। देश में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 2/3 से अधिक हिस्सा
कर्नाटक का है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी इसका सही उत्तर हो गया। इसकी खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है, जो पारंपरिक कॉफ़ी के मार्ग बनाते हैं। ठीक, कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल, ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल है। बीजों को भूना जाता है, जमीन पर रखा जाता है, पेय तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में, अरेबिका, रोबस्टा और लिबरिका। अरेबिका, रोबस्टा और लिबरिका, ये 3 इसकी प्रजातियां हैं। भारत ज़्यादातर बेहतर गुणवत्ता वाली कॉफ़ी अरबी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी मांग है, उसको उगाता है, अरेबिका को। ठीक है, भारतीय कॉफ़ी ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों में मानसून की वर्षा की स्थिति में उगाई जाती है, जिसे भारतीय मानसून कॉफ़ी भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में नए क्षेत्र भी विकसित किए गए हैं। देश में कॉफ़ी के कुल उत्पादन 2/3 से अधिक हिस्सा कर्नाटक का ही है। तो कॉफ़ी की 2 प्रसिद्ध प्रजातियां भी हैं, कौन कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये देख लें, एक और प्रश्न, वृक्षारोपण कृषि के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है ना। वृक्षारोपण कृषि के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए, वृक्षारोपण में कृषि और उद्योग का इंटरफेस है, बात सही है। ठीक है ना, बात तो सही है। वृक्षारोपण कृषि और उद्योग का एक इंटरफेस होता है, बात सही है। यह पूंजी गहन और श्रम दोनों गहन होती है। ठीक है, चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केला, अनानास महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, तो ये भी सही है। तो जब तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, वृक्षारोपण कृषि और उद्योग का एक इंटरफेस होता है, पूंजी गहन श्रम दोनों होती है, चाय, कॉफी, कोको, रबर, गन्ना, केला, अनानास महत्वपूर्ण फसलें होती हैं इसमें। ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।